आज हम एसएसटी करेंगे जो पेपर आपका 7 फरवरी 2026 को हुआ था, पेपर 2 सी टेट का। तो उसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये है, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? अभिलेखागार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि भाई संगम कविताएं मूवेंद्र का उल्लेख करती हैं। ठीक है, मूवेंद्र तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले तीन परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा है शासन करने वाले तीन परिवार थे, चोल, चेर और पांड्य। ये भी ठीक है। और चौथा है तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र थे। तो यही आपका इसमें ठीक, क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 33। अभी कथन है आपके पास, राज्य और राज्य एक मिनट राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाद युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण बताना है आपको। मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रीय थे। ठीक बात है। रामदासपुर का नाम हरमंद साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। ये भी ठीक है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। तो ये भी सही है आपका। डी है आपका, इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। नहीं, इतिहास में सिर्फ यही नहीं होता, और भी बहुत सी बातें होती है। तो आपके जो है ये ए बी सी तीनों ही ठीक है आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल हैं प्रारंभिक इतिहास और चश्मदीद विवरण, प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण, दस्तावेज, प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या है, वो करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी फाइव आपका। ठीक है, मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ए, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। बी, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। और फिर है आपके पास, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना के रीढ़ थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। तो इसमें जो है आपके तीनों चारों ही ठीक है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपके पास, ऐतिहासिक दावा है, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन करना है आपको। तो अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि शस्त्रों का प्रयोग किया। ठीक है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपे बनाई। ये भी ठीक है। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था। ये भी ठीक है। और जो है 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, ये गलत है इसमें। तो इसमें जो है ए बी सी ही ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट है, थर्टी सेवन।
कृषि क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन आपके पास, वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। और दूसरा है आपका कारण कि भाई 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोकने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है, और परिणाम इसमें दिया हुआ है कि महिलाएं बर्तनों, पतीलों, रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। तो इसमें जो है ना अभिकथन, कारण और परिणाम, ये तीनों ही इसमें जो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 38, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथा नीचे दिए गए हैं। क्या कुछ तथ्य है जो नीचे दिए गए, इसमें क्या क्या है भाई आपके, ठीक है। अच्छा, इन्हें आपको उचित घटनाक्रम में लगाना है। तो इसमें जो है क्या है, सबसे पहले कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया, फिर कंपनी ने भारत में स्वर्ण चांदी में माल खरीदा, ये ठीक है। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जासका और कंपनी दीवान बन गई। सबसे पहले तो बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा, ठीक है। पलायन तब करना शुरू किया था जब खरीदारी को वित्त दिया जासका, किसके द्वारा भाई, बंगाल के इकट्ठे किए गए राजस्व के माल के द्वारा। तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट 39, एक मिनट, थर्टी नाइन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का या के प्रत्यक्ष परिणाम थे। तो इसमें देखिए क्या आएगा, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, ठीक है। और शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, ये भी ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो इसमें जो पहले दो ठीक है आपके, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो ये ज्योतिराव फुले की कही हुई बात थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 41, उसमें देखिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, ठीक बात है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। और सी है आपका, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। यस, ये भी ठीक है, ए और सी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 42, 42 में देखिए, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंध के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। क्या था भाई इसमें, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला, सही है। वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाली, ये भी सही। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला, ये गलत है। तो इसमें ए और बी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब सेकंड इसमें देखिए क्या दिया 43 में, यह 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। और इस आंदोलन की पहचान कीजिए, कौन सा था ये, वेद समाज था। तो इसमें आपका सेकंड आएगा। फिर आपका 44 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई। क्योंकि भाई 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। कन्नड़, तेलुगु और बोलने वाले अपने
बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे और सबसे बड़ा हिंदू तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषाई की ओर से आया। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वन करेक्ट है, क्योंकि ए और बी और सी ठीक है, आपका डी आपका गलत है। तो ये आपका ठीक है ऑप्शन नंबर वन। फिर आपके पास 45, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने कितने दिनों में पूरा करता है? भाई चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर अपना तो 27 दिनों में करता है। फिर आपके पास नेक्स्ट 46, आपको ये जो है मैच मेकिंग करनी है इसके अंदर कि कौन सा किसके साथ मैच है। तो इसमें देखिए आपका जो आपकी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में है और उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो आपका विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिण ध्रुव वृत्त आपका विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हुआ। फिर आपके पास 47 नेक्स्ट, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भाई कौन सा इसमें सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें ना आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। ये इससे जो है ये इसने सही नहीं है पूछा, तो इसमें जो है 47 का आपका थर्ड जो है वो गलत है और आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट है आपके पास अब दो कथनों को पढ़ना है आपको, ठीक है? तो दो कथनों को पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ है? पहला, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय की घड़ी दिन के 12 बजते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो है दोनों ही ठीक है, तो ए वन और जो है आपका ऑप्शन वो करेक्ट है। फिर है 49 में दिया है पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र का निर्माण किससे होता है? भाई पारितंत्र का निर्माण जो है जीव जंतु व उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों से होता है, जिसे आप इकोसिस्टम कहते हो, ठीक है? फिर है 50 आपका। 50 में दिया आपका कथन ए और कथन बी है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और इनमें से बताने के क्या ठीक है क्या नहीं है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक और मानवीय है तो पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ये बात ठीक है, पर ये बात जो है पहली वाली बात को सही से व्याख्या नहीं करती है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आप जो है परिवर्तन की बात कर रहे हो और इसके अंदर आप जो है प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच के संतुलन की बात कर रहे हो। बातें तो दोनों ठीक है, पर जो बी वाली बात है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करती है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। फिर आप आ गए हो 51 पर। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? भाई क्या रीजन है इसके पीछे? भाई इसके पीछे रीजन ये है कि भाई गोम्पा दर्शन होता है, एक यहाँ पर घास के मैदान में हिम नदों की सैर की जाती है और एक उत्सव और अनुष्ठानों को देखा जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। फिर आपका 52 में कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? भाई वो ऑक्सीजन है और पहली आपकी नाइट्रोजन है। तो इसमें जो है ये वाला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका 53 में देखिए आपके पास क्या है, चार कथन नीचे दिए गए हैं। आपके पास कितने कथन दिए हुए हैं? आपको चार कथन नीचे दिए हुए हैं इसके अंदर और आपको इसमें बताना है कि भाई सही क्या है। देखो, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत कही है, क्योंकि वायु जब आप ताप को बढ़ा दोगे तो वो और भी ज्यादा फैलने लगेगा, दाब कम हो जाएगा। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये भी बात सही है। तो एसीडी आपके जो है बिल्कुल ठीक है, आपका बी जो है वो गलत है, इसलिए आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। आगे आपके पास 54 कथन ए और बी है आपके पास और इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर आपको ये बताने की भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसके अंदर आपके पास। सबसे पहले अंतर्देशीय जल मार्गों समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अधिक दूरी से भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, ये भी बात ठीक है। तो दोनों ही ठीक है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। फिर आपका 55 में देखिए क्या कह रहा है ये आपको, पौधों व जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित तथा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित में से कारणों का आपको चयन करना है कि भाई कौन से इसमें कारण हो सकते हैं आपके। क्या ये वनरोपण है? भूस्खलन है ये? यस, ये भूस्खलन
है ये। और क्या ये आपका निर्माण कार्य है? निर्माण कार्य की वजह से भी ऐसा होता है। और जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार हो रहा है, यस ये इसकी वजह से भी हो। तो बी सी डी इसमें करेक्ट है, वन रोपड़ नहीं है इससे, ठीक है। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है इसमें। फिर आप आ गए हो 56 में। 56 में देखिए क्या है आपका, कथन ए और कथन बी है। इसमें सबसे पहले ए कथन में दिया संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस समय इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ठीक है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आपके पास 57 में भी आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिए है, आपको इनकी आपस में मैच मेकिंग करनी है, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है भाई? आपका रेशम के कीड़ों की वाणिज्यिक पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर किससे मत्स्य पालन से संबंधित है आपका। विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीचे से उल्टा चल रहे हो आप तो उल्टा देखते जाओ कहां पर लिखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, तो यही ठीक है आपका। नेक्स्ट देखिए आप अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? स्वतंत्रता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट था, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया इसमें आपका। फिर आपके पास 59, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्ति को उपलब्ध है कहलाते, क्या असमानता होती है वो। तो ये भी बिल्कुल इजी था आपका। नेक्स्ट आएगा 60, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है आपकी। तो सबसे पहले देखिए आप, प्रधान निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, और प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। प्रधानमंत्री निरपेक्ष शक्ति से ये बात कही है कि एब्सोल्यूट पावर नहीं, प्रधानमंत्री एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, निरपेक्ष शक्ति है। नहीं पूछा है ना इसने, तो यही वाला आएगा इसमें, केवल बी, यस। नेक्स्ट आपका 61 देखिए क्या है आपका, हमारे 30 हो चुके और 30 ही बाकी है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपको ये बताने के भाई कौन सा आपका जो है नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है। तो आपको पता हो, न्याय व्यवस्था का कार्य कभी भी न्यायपालिका, इसका नगर पालिका का नहीं होता है, इसका कार्य तो न्यायपालिका का होता है। फिर आपका निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है आपका? तो इसमें सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर थोक विक्रेता होता है, फिर परचूनिया आता है और फिर उपभोक्ता आता है। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप 63 आपके पास, इसमें दिया आपको खेतीहन मजदूरों के संदर्भ में कुछ बातें कही गई आपको, ठीक है। अब पहले आपको कथन ए दिया हुआ है, अब आप उसको देखिए कि भाई क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं, हाँ सही बात है। आगे है बी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन पहले वाले के लिए आप दूसरा वाला जो कारण दे रहे हो वो सही नहीं दे रहे हो आप, तो इसलिए आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है आपका। फिर आपके पास नेक्स्ट कि भाई आपको फिर से मेल करना है इसमें कि भाई कौन सा किसका मेल है। तो देखिए ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित किया जाता है। और फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में क्या होगा आपका, ग्राम पंचायत के अंदर जो है आप जल स्रोतों का रखरखाव के ध्यान की बात रखोगे। फिर जनपद पंचायत क्या होगी आपकी, उसके अंदर आप ना उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाओगे। फिर आपके पास जिला परिषद है, जिला परिषद में आप क्या करोगे, ग्राम पंचायतों में धन को एक नियंत्रित करना, ये कार्य है जिला परिषद का। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 65, दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरे भार का संदर्भ पता है, औरतों के घर से है, औरतों के घर का कामकाज भी करे और घर के बाहर जाके भी कार्य करे। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया है। फिर 66 आपका, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर आपको देख रहे हैं कि भाई क्या आएगा, कौन सा कसिया, भाई मौलिक अधिकार होती है ये तो बंद करते हैं जो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, डायरेक्ट है। तो फिर है नेक्स्ट आपके पास 67, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। आपको ये बताना अवमानना करते, ये बताना आपको। तो देखिए सरकार द्वारा निहित न्यूनतम वेतन
किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, और सी है आपका इसके अंदर कि भाई एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेय जल का एक स्रोत है, और डी आपका पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। तो इसमें बी और डी आपका जो है वो अवमानना कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 68 में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन ए है आपके पास, यदि किसी प्रज्ञा अपराध में एफआईआर या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? क्या वो रोक सकती है आपके पास? तो पुलिस जो है इसमें 24 घंटों के लिए उसके घर वालों को तो रिश्तेदारों को तो रोक नहीं सकती। वो पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना सम्मिलित होता है। हाँ, ये सम्मिलित होता है। तो इसमें ए तो आपका जो है वो फॉल्स है और बी आपका करेक्ट है। तो कौन सा सही आएगा? इसमें आपका 2 आएगा, करेक्ट है। फिर आपके पास है 69 में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशियीकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? भाई उनके इतिहास को हम विद्यालय में पढ़ाएं तभी हो सकता है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर आपके पास 70 में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? किसको प्रदान की गई है भाई? इसके अंतर्गत एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को दी गई है। तो इसमें जो है आपका थर्ड आएगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास 71 में देखते हैं हम, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है, और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है भाई? इसे अंतर अनुनासिक चिंतन कहा जाता है, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो इसमें जो स्थानीय अनुभव होते हैं वही आपका जो है बुनियादी तर्क प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो आपको इसमें ये बताने के लिए किसका किया आपने? केस अध्ययन का आपने प्रयोग किया है। 74 है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो किसका अनुसरण करना चाहिए? विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका जो है वो करेक्ट है। फिर है 75, नीचे आपके 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और दिए गए विकल्पों का आपको सही उत्तर देना है। इसमें ए आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, और दूसरा इसने कारण दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इसमें आपका क्या सही है? इसमें आपके दोनों भी सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आपका जो है 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आपके पास 76, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश है, क्या है? पेशेवर गतिविधि है। करेक्ट हो गया ये। आगे क्या हुआ है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्री सबसे उपयुक्त है? भाई विद्यार्थियों को अपनी डिटेल स्टडी करनी है तो उन्हें क्या जरूरी है? उन्हें ग्लोब भी जरूरी है और उनके नक्शा भी जरूरी है, एटलस की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है ये ए और बी इन्होंने बिल्कुल सही बात कही गई है। फिर आगे इसमें 78, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? भाई एक तो संग्रहालय की यात्रा का आयोजन बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना ये भी सही है, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहन करना ये भी सही है, सामाजिक तथ्यों के संबंधित वृत्त सांख्यिकी डेटा साझा करना ये कोई ठीक नहीं है। तो इसमें ए बी सी ही करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट आपके पास
आपको नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है आपके पास कि भाई सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है, ये तो बात है। आगे कह रहा है कि भाई सोचना, भाषा, मौखिक, सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े, ये सही है। तो आपका ए असत्य और बी सत्य है। ये कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये जो है आपके फोर्थ ऑप्शन में लिखे हुए हैं। आगे नेक्स्ट है, दो कथन है आपके पास। अब फिर कथन ए कह रहा है आपको कि भाई लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। गलत है ये बात। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है, ये बात सही है। तो ये दोनों की दोनों कहां पर है कि भाई पहला तो आपका असत्य है और दूसरा आपका सत्य है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। आगे आपके पास 81 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पल्लवकालीन सभाएं हैं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे कि सिंचाई है, सड़क निर्माण है, स्थानीय मंदिरों की देखरेख है आदि कर दी थी। इनके कार्य संचालन के बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती है? अब इसमें बता रहा है कौन सी की जा सकती है। ए ऑप्शन है विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, बिल्कुल सही है। बी है कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, ये भी ठीक है। पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, ये गलत है। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, ये भी गलत है इसमें। तो ए और बी आपका करेक्ट है और ये क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर A1 में है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश की और अंतरण हो। तो इसमें कौन सा है भाई? समतावाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है आपका। फिर से नीचे कथन दिया है भाई, इसमें आपको एक अभिकथन है और एक उसका कारण दिया हुआ है। आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष अलग अलग भावों वाले उत्तरों, कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने के पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। ये भी बात इसकी बिल्कुल ठीक है और ये इसकी जो सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 84। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य करने के लिए देगी? गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री की समीक्षा करना, नहीं ये नहीं करेंगे हम। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना, यस ये करेंगे। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, ये भी ठीक है। शिक्षक की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना, ये भी ठीक है। तो B, C, D ठीक है। इसमें A आपका ठीक नहीं है। फिर आपके पास 85 में दिया हुआ आपको वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थी का आकलन कैसे करोगे भाई? विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, बिल्कुल ऐसे करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण देखकर, ये भी ठीक है। विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, ये नहीं। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के पश्चात अनुवर्ती प्रश्न पूछकर, ये भी नहीं। तो हम जो है ना पहले के दो का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वही बेटर रहता है। और फिर इसमें क्या है? A और B, ये आपका करेक्ट है। फिर आपके पास 86 में देखिए क्या है। 86 में आपका लिखा है रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 कि भाई ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय जहां पर भी आता है वही आपका गलत हो जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन आपका गलत है और यही आपको टिक भी करना है क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। फिर है 87, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? भाई यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, यस ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है क्योंकि इसने सही पूछा है आपसे और ये पहले स्टेटमेंट में ऐसी सही बात आ गई। आगे आपके पास 88, नीचे आपके दो कथन दिए हैं, आपको सही और गलत बताने कि भाई आपका कौन सा है इसमें। ठीक है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो ए सही, फर्स्ट आपकी सही है और सेकंड आपकी गलत है। कहाँ लिखा हुआ है? ये थर्ड में लिखा हुआ है। फिर आपके पास 89 में देखिए नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। अभिकथन क्या दिया है भाई? परीक्षण का एक नैदानिक
कार्य है कि किसी विशेषता की उपस्थिति व अनुपस्थिति को इंगित करना। बिल्कुल सही बात है। परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। यस, दोनों ही सही है, दोनों व्याख्या भी सही हो रही है, तो ये 1 है। 90 आपका, इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं। पहले कथन में देखिए, विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षणों परीक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। गलत बात है बिल्कुल। विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। ये बात भी सही है। तो आपका पहला तो गलत है और दूसरा सही है। ये कहाँ पे लिखा है? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका जो सामाजिक विज्ञान का आपका पोर्शन था पेपर 2 वाला, जो बच्चे यानी कि उसके हैं एसएसटी वाले, तो उनका जो है ये पूरा हो चुका है। आज नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो है नेक्स्ट देखेंगे। बाकी ये लैंग्वेज तो हमारी देखो, हाँ लैंग्वेज वाला पोर्शन हमारा रहता है, लैंग्वेज करेंगे हम इंग्लिश वाली, जिनकी पहली इंग्लिश थी और क्या कहते हैं दूसरी हिंदी थी, वो वाला देखेंगे हम। या पहले इंग्लिश देख लेंगे फिर हिंदी देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।